कल के बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन के बाद भारतीय बाजारों में आज है सुस्ती के संकेत। लगातार 7 दिन गिरने के बाद क्या निफ्टी सुधरेगा और कल की शानदार रिकवरी के बाद क्या बैंक निफ्टी अपनी ताकत को और आगे बढ़ाएगा? आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फाइनली थोड़ा बाजार का मूड माहौल बेहतर होते हुए दिखा है। क्या हमारे बाजार भी इस अच्छे मूड में आगे बढ़ेंगे? यही है अनिल जी सवाल, इसी पर करेंगे चर्चा। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। पहले तो आज के जो ट्रिगर्स हैं वो बताएं। बिल्कुल, आज के ट्रिगर्स और कल भी बहुत सारे एक्शन बाजार में देखने को मिला और आप जिस तरफ है उस तरफ खुश और दुखी होने दोनों के आपके लिए संकेत है। लेकिन आज शुरुआत करने के लिए संकेत मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद होने में रहे कामयाब, डाउ और नैस्डैक पर, लेकिन शायद जितनी मजबूती चाहिए थी उतनी नहीं। लेकिन फिर भी हरे निशान में बंद जरूर हुए। उतार चढ़ाव वहां पर आपको साफ दिख रहा है। तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आज आने वाले हैं। जीडीपी ग्रोथ किस तरह की रहती है ये देखेंगे। 4.25% के आसपास की उम्मीद लगाकर हम बैठे हैं। जी एंटरटेनमेंट जो मई से वायदा कारोबार में बाहर निकलने की तैयारी में था, आज से सर्कुलर जो आया ये बना रहेगा। मई के कॉन्ट्रैक्ट आज से जारी होंगे। वहीं एमएससीआई में जो कुछ बदलाव होने हैं वो बदलाव आज से लागू होते दिखेंगे, जिसमें सीजी पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा को शामिल किया जाएगा। बायोकॉन होगा बाहर, तो इन बदलावों पर भी रहेगी आज नजर। तो बदलाव तो बहुत सारे होने वाले हैं। स्टॉक्स भी ढेरों फोकस में रहने वाले हैं और थोड़ा मूड माहौल भी बेहतर हुआ है। सर एक बार सारा ग्लोबल पिक्चर को बात करते हैं, क्योंकि कल के हमारे बाजार के एक्शन में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, उस पर भी आपकी राय लेनी है। बट कोई ऐसा ट्रिगर आया नहीं अमेरिकी बाजार में, तो एक मतलब ठीक है चलिए इतना गिरे हैं तो एक रिबाउंड आना चाहिए, उस हिसाब से बढ़े, या फिर कुछ एक्शन आपको ठीक ठाक दिखा यहाँ पर? मतलब अमेरिका थोड़ा सा वोलेटाइल होता हुआ दिखा है। लंबे समय बाद थोड़ी सी रेंज जो है वो बड़ी हो रही है और इंट्राडे में उतार चढ़ाव होता हुआ दिख रहा है। हालांकि दिन के निचले स्तरों के आसपास बंद हुए मजबूत खुलने के बाद, और शुरुआत में तो ऐसा लगा कि एक दमदार ट्रेडिंग सेशन, जैसा कि डाउ फ्यूचर्स कल 125 पॉइंट ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, और नैस्डैक फ्यूचर्स 60-70 पॉइंट ऊपर थे। उसको देखकर लगा कि एक अच्छे मजबूत सेशन की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। अमेरिकी बाजारों में भी दीप मुझे लगता है कि मिला जुला दोनों तरफ का कारोबार होता दिख रहा है। जो अच्छी बात है अमेरिकी बाजारों की कल देर रात, वो ये है कि बॉन्ड यील्ड उनकी डॉलर इंडेक्स 105 से नीचे आ गया है। 105 के ऊपर थोड़ा सा वो मनोवैज्ञानिक स्तर ऐसा कि और 105 के ऊपर है, और 105 से थोड़ा सा भी नीचे आता है 104.90 के आसपास जो है वो थोड़ा सुकून। अच्छा 104.75 हो गया, थोड़ा और नीचे आ गया। तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आता दिखा है। बॉन्ड यील्ड्स हल्की सी कम हुई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्की सी कम हुई है, और इस बॉन्ड यील्ड्स को हल्का सा कम होना भी एक अच्छा संकेत है थोड़ा सा। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें अच्छी हुई है, और बाकी बाजार रेंज में है। थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश अमेरिकी बाजार कर रहे हैं। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड नज़र नहीं आ रही है अमेरिकी बाजारों में, लेकिन ये कि अपसाइड के लिए ट्रिगर्स नहीं बन रहे। सो कहीं न कहीं अब देखते हैं क्या कुछ होता है। एक चीज़ जो साफ दिख रही है दीप, वो ये कि अमेरिकी बाजार अब 0.5% ब्याज दरों की बढ़ोतरी को पचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा बदलाव आता है। तैयारी हो रही है, अब मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि 0.5% बढ़ सकती है। हाँ, तैयारी चल रही है। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ तैयारी जरूर चल रही है। हाँ 0.5% की तैयारी रखनी चाहिए, हो सकता है। सो एक ये बड़ा बदलाव अमेरिका में होता दिख रहा है कि अब होता क्या है, अगर आप 1/4% की उम्मीद लगाकर बैठे 0.5% ब्याज दरें बढ़ जाए तो फिर झटका लगता है। तो हालांकि जो सिस्टम अमेरिका में है, जिस तरह की आम राय बनती है और फेड उस आम राय पर चलने के लिए माना जाता है, इसलिए वहाँ झटके कम लगते हैं। इसलिए झटके वहाँ पर कमेंट्री पे लगते हैं, एक्शन पर नहीं। क्या किया उस पर झटके नहीं लगते, क्या कह रहे हैं उस पर झटके लगते हैं। तो अमेरिका तो पूरा फेड की कमेंट्री पे चलता है। फेड का एक्शन तो उन्हें पहले से पता होगा करेंगी क्या, तब तक तो रेडी हो जाते हैं। अरे भाई साहब पूरा दबाव बना देते हैं फेड चेन पे, आपको यही करना पड़ेगा काइंड ऑफ। हमारे यहाँ तो फिर भी हम कभी कभी सोच लें कि हम जैसा सोचते हैं गवर्नर साहब वैसा शायद ना करें। वहां तो मान के चलते यही करेंगे। सिस्टम ही अलग है वहां पे। तो अब ठीक है, मेरे ख्याल से इस बार भी बाजार अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, तैयार कर रहा है 0.5% की ब्याज दरों की बढ़ोतरी के लिए। तो तैयार हो रहे हैं, आई थिंक उसका संकेत है। बस वही था सर, ऊपरी स्तरों पर ये भी टिक नहीं पाए। मतलब शुरुआत अच्छी हुई, 300 पौने 400 अंक ऊपर थे इनफैक्ट, एक पॉइंट करेक्ट, पर टिक नहीं पाए, वो कन्विक्शन नहीं था। आएगा ही दीप, थोड़ा जिस तरह से घटे हैं ना, तो थोड़ी सप्लाई तो आएगी ऊपर के लेवल पे। आप देखिए हफ्ता पिछला अमेरिकी बाजारों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं था। लंबे समय बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो कहीं कहीं मतलब आगे बढ़ने के जो ट्रिगर्स चाहिए वो भी तो मिल नहीं रहे ना। दिक्कत वो है कि अब कुछ न कुछ बड़ा चाहिए डेटा के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से। तो नया ट्रिगर क्या हो और किस तरफ का मिले, उसके लिए अमेरिकी बाजार अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करने तैयार करते हुए दिख रहे हैं।
तो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन वहाँ पर भी। आई थिंक ये सवाल मेरा हमारे बाजारों के लिए भी था एक्चुअली, जो मैं आगे पूछना था, पर क्योंकि आपने बात छेड़ी तो यहीं पे पढ़ रहे थे। कब तक ऐसा माहौल चलेगा सर? ये मतलब ऑल द वे बैक टू नवंबर अगर आप जाएं तो हम देख रहे हैं कि वहां से थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ, फिर बीच में एक अच्छी रैली भी आई, उसके बाद से जो बाजार बिगड़े, और स्पेशली जो एक महीने से ज्यादा हो गया, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, फिर बजट आया, फिर उसके बाद अदानी का रिएक्शन था, और भी जो बाकी फैक्टर्स हैं, कब तक ऐसा चलेगा सर? मतलब इंतजार किसका है बाजार को? महीने भर बाद सब ठीक हो जाएगा, एक महीने बाद। ये फाइनेंशियल ईयर नहीं, फरवरी का महीना जान दीजिए, मार्च के महीने से ठीक हो जाए। आज आखिरी दिन है। अच्छा, वो सिर्फ 28 दिन ही है। नहीं, आज आखिरी दिन है, कल से ठीक हो जाएगा। देखो, तो मतलब छोटा महीना, ये महीना छोड़ दो, अगले महीने से ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये थी कि कल जो है ना, पहली बार संकेत ऐसा मिला। एक्चुअली कल है ना, कल पहली बार ट्रेडिंग स्क्रीन देखने और डिस्कस करने लायक बनी है। नहीं तो 7 दिन से वैसे तो निफ्टी आपका लगातार गिर रहा है, कोई नई बात नहीं है। बैंक निफ्टी ने कल जिस तरह से डाइवर्जेंस दिखाया है, निफ्टी के अगेंस्ट हटकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, ये कल पहला संकेत ऐसा मिला है कि भारतीय बाजारों में एक्शन लौट सकता है। आपको याद होगा, हम यही बात कर रहे थे शुक्रवार को भी कि लोग है ना दुखी हो गए, कुछ नहीं हो रहा, लोग एकदम थक जाते हैं, बेकार सा बोरिंग सा मार्केट है। तभी मार्केट अपना एक्शन दिखाना शुरू करता है, और उस एक्शन की पहली झलक कल मिल गई। अच्छा, हाँ, सो मेरे हिसाब से तो बोरियत खत्म होने का टाइम आ गया है अब। हाँ, आ गया है। हाँ। और वॉलेटिलिटी, और इस वॉलेटिलिटी को कल मुझे अमेरिका ने और कंफर्म कर दिया। अच्छा, 400 पॉइंट अमेरिका ऊपर खुल के नीचे आके फ्लैट बंद हो, तो ऊपर से नीचे आना आपको पसंद नहीं आएगा शायद, अगर आप तेजी की पोजीशन में, लेकिन सवाल पसंद आने नहीं आने का है, ये नहीं है सवाल। ये कि आप वॉलेटाइल हो रहे हैं, किसी एक तरफा मूव के बाद बाजारों को बेस बनाने के लिए वोलेटाइल होना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी कि एक ट्रेंड चल रहा है कि बेचो 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 बेचो। राइट। जिसको बेचना है वो बेच रहा है, जिसको लेना है वो इंतजार कर रहा है कि भाई मैं आज क्यों लूं, कल और नीचे मिलेगा। 7 दिन में 18,135 वाला निफ्टी 17,300 आ गया, यानी कि 800 पॉइंट। 7 ट्रेडिंग सेशन भी नहीं लगे। ठीक है, सो आप निकल गए 800 पॉइंट, पता ही नहीं चला जी। अगर कोई बायर है, वो 7 दिन पहले क्यों खरीदेगा? वो 7 दिन बाद करेगा, उसको मालूम है 7 दिन से रोज घट रहा है, मैं आराम से लूंगा। करेक्ट। सो वो आराम से लेने वाला जो बायर है, या तो उसका पेशेंस खत्म होगा कि अब भाव आ गया, पैसे भी पड़े, लेना है, या फिर जो सेलर है उसका एग्रेशन खत्म हो गया कि भाई मैं बेच रहा हूँ 18,100 पे, जो बेचने की एग्रेशन थी वो 17,300 पे भी रखनी चाहिए क्या? वहां पर 18,100 पे बेचना आसान काम है, तेजी के मार्केट में आप बेचो बिक जाता है। करेक्ट। वॉल्यूम के साथ बिकता है, 17,300 पे बिकता नहीं बिकता। सो बेचने वाला थकता है या लेने वाले का जोश आता है। और ये होता तो एक बार में नहीं होता दीप, जब एग्रेसिव ट्रेडर जो एग्रेसिव सेलर जो है उसको कोई सामने एग्रेसिव बायर मिले, किसी बायर को लगे अब ले लेना चाहिए भाई, ये टाइम आ गया, वो जो फीलिंग आती है तब वो खरीदता है। और जैसे ही वॉल्यूम आता है, सेलर को अगर बेच के निकलना, उसकी वापस एग्रेशन, तो पहला उछाल जो आता है उस पर जोर से वापस बिकवाली आती है। ये कल हुआ है आपको। अच्छा। आपको उछाल मिला, वापस आप नीचे आए, राइट, फिर 17,400 मिला है। करेक्ट। सो कल इंट्राडे जो वॉलेटिलिटी, ये चार्ट देखिए, 2-3 बार छोटी छोटी पहाड़ियां बनाई हमने, है ना। तो ये इंट्राडे वॉलेटिलिटी चाहिए, और 1-2 दिन और चाहिए। ये होगी तो ही आपका बेस फॉर्मेशन होगा। सो अपने सिंपल सी चीजें, 1-2 दिन और वॉलेटाइल रहे, दुखी मत होइए, खुश होइए। और जिस दिन वापस आपका 17,600 के ऊपर बंद होना शुरू करे, तो आप सोचे कि भाई हमने जो नीचे 17,300 के आसपास, या जो भी आज का लो बने, कल का लो बने, वहां पर हमने एक बार रुकावट या सपोर्ट देख लिया, उसको अब हम आसानी से नहीं तोड़ेंगे। ये कंफर्ट आप मूव कर रहे हैं उस तरह, ये मूव कर रहे हैं। सो इसकी शुरुआत कल पहली बार हुई। तो पहली चीज तो ये निफ्टी को लेगा। अब 7 दिन लगातार कमजोर हो गए, ठीक है, नो डाउट खराब तो ही, लेकिन अब आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो नीचे नहीं जा सकते, जाने में जा सकते हैं। 17,600 के नीचे बंद होना खराब हो गया, फिर 17,350 जो बजट के दिन का लो था, कल हमने क्लोजिंग बेसिस पे उसको होल्ड कर दिया, इंट्राडे में तोड़ा है। अब आज 17,350 को आपको क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना चाहिए, उसके नीचे बंद होंगे तो और खराब हो जाएंगे। तकनीकी तौर पे कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मूड बदलना है तो मूड बदलेगा कहां से? बैंक निफ्टी से। अच्छा। और उसकी वजह यह थी कि 42,000 का हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने बजट के दिन, उसके बाद 41,975 का हाई एक बार हमने फिर से बनाया। और जब जिस दिन 18,135 का हाई था निफ्टी का,
41,975 का हाई, वहाँ से हम बैंक निफ्टी में भी एक तरफा गिरे, करीबन आपका 2400 पॉइंट, 41,040, हाँ 39,600 तक हम आए, ठीक है, 1400 पॉइंट, सॉरी 2400 पॉइंट, सही बोल रहा हूँ, 2400 पॉइंट, क्योंकि 42,000 के आसपास पहुंचे, 2400 पॉइंट आप नॉन घटे हैं, 8 दिन में 2400 पॉइंट घटे हैं। गिरावट की शुरुआत और लीडरशिप बैंक निफ्टी से आई थी, यस करेक्ट सर। कि अदानी ग्रुप के शेयरों में बैंकों का, शेयरों में क्या, अदानी ग्रुप में बैंकों का एक्सपोजर होगा, उस खबर से बैंक गिरना शुरू है। अदरवाइज आज की तारीख में पिछले क्वार्टर के आप नतीजे देखिए, नतीजों के लिहाज से, फंडामेंटल के लिहाज से, सबको सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद है विजिबिलिटी है तो वो बैंक्स में, उसके बावजूद बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया। कल पहला संकेत ऐसा मिला बैंक निफ्टी का कि मैं आउट परफॉर्म करना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। आज फॉलो बाइंग जरूर चाहिए। सो दो चीजें जरूरी है कि इस फॉल में जो हमने 39,600 के आसपास का लो बनाया है वो हम ना तोड़ें, ठीक है, और थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी के साथ बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करे, और अगर वो कोशिश होती तो वो निफ्टी को संभाल सकता है। इसलिए लीडरशिप तेजी की बैंक निफ्टी से आएगी, और अगर खराब होना है वापस मार्केट तो लीडरशिप निफ्टी से आएगी। नीचे की तरफ निफ्टी खींचेगा, ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी खींचेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने बजट लोज नहीं तोड़े, निफ्टी ने तोड़े हैं थोड़े ही मार्जिन से। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है कि 39,900 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट है कि 40,700 के ऊपर बंद होना चाहिए। गॉट इट। 40,700 के ऊपर बंद होते ही आपकी बॉटम का कंफर्मेशन आने लगेगा। जो शॉर्ट टर्म बॉटम आपने बनाया वो आसानी से नहीं टूटेगा, और 39,900 के नीचे अगर फिर से बंद होते हैं तो फ्रेश कमजोरी इसमें भी बनेगी, फिर आपको 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट और बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। तो 39,900 के नीचे नहीं बंद होना है, 40,700 के ऊपर बंद हो जाए तो कंफर्मेशन आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे निफ्टी वापस 17,600 के ऊपर बंद हो तो आपको ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ हम बॉटम बना चुके हैं। 17,850 के ऊपर बंद होंगे तो फिर तेजी अच्छी बनेगी। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। तो एक अच्छा संकेत आपको दिख गया है, मतलब अब है ना पैनिक में नहीं बेचना, पैनिक में नहीं बेचना, पैनिक में नहीं बेचना, क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी होकर बेच रहे हैं। देखिए, एक तो आपको इसलिए बेच रहे हैं कि आपको और मार्केट खराब लगता है। अगर वो व्यू है कि भाई ये तो बैंक निफ्टी 35-36 हज़ार आ जाएगा, या निफ्टी है ना 16,500 आ जाएगा, वो व्यू है, तब तो एक अलग बात है। तब तो आप किसी भी लेवल पे बेचें, 17,300 पे बेचें, 17,500 पे बेचें। दूसरा ये परेशान होकर थक के यार चलता नहीं है, बहुत पक गए हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, अब दुखी होना है। वो जो फ्रस्ट्रेशन वाली सेलिंग है ना, व्यू बेस्ड सेलिंग तो हमेशा होगी। व्यू तो है कि किसी न किसी का तेजी मंदी का तभी ट्रेड हो रहा है, तभी दो भाव आ रहे हैं। व्यू बेस्ड सेलिंग अलग जगह है। अगर आपका व्यू है कि नहीं यहाँ से बहुत घट सकता है तब तो बेचना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन वाली सेलिंग के लिए रुकना चाहिए, तब रुकना चाहिए। सेलिंग की भी अलग अलग क्वालिटीज होती है। बिल्कुल अलग अलग तरह के, बट एटलीस्ट अब उतना खराब नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं आज का एक्शन एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। एक्चुअली क्या है इस बार है ना, लोग दुखी ज्यादा इसलिए हो गए दीप की, चलो पहली बार और आखिरी बार मार्केट नहीं घटा है, राइट, और 7 दिन लगातार पहली बार निफ्टी नीचे बंद नहीं हुआ, आगे भी कई बार होगा। लेकिन क्या होता है जब आपको ये नहीं दिख रहा सामने आगे उम्मीद कि बढ़ेंगे कब और किस वजह से, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। तो लॉस तो कई बार लोगों ने लिया है, अब पहली और आखिरी बार नहीं है, कई बार लॉस हुआ, आगे भी होगा, पहले भी हुआ है। लेकिन जब आपको उम्मीद नहीं दिखती ना कि कब और कैसे बढ़ेगा, तो वो फिर ना वो कहते हैं कि वो भविष्य धुंधला दिख रहा है थोड़ा, कि समझ नहीं आ रहा है कि कब से बढ़ेंगे, किस वजह से बढ़ेंगे, किस लेवल से रिकवर करेंगे। वो फ्रस्ट्रेशन मार्केट में है, और शायद वही फ्रस्ट्रेशन मार्केट को सपोर्ट देके ऊपर लाने का काम करेगा। गॉट इट, ठीक है सर। तो चलिए आज का सेटअप समझते हैं, फिर संकेत आज के थोड़े बेहतर लग रहे हैं। ग्लोबल संकेत मैंने तो पॉजिटिव साइड पर ही रखे हैं दीप, मेरे लिए तो ठीक है, ऐसा कोई खराब नहीं है। ठीक है, डे लो पर अमेरिका बंद हुआ है, लेकिन थोड़ा डाउ फ्यूचर सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। इसको न्यूट्रल रखना है, न्यूट्रल रख सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही लेकर चलें। एफआईज के संकेत नेगेटिव है। एक ही समस्या है अभी भारतीय बाजारों के लिए, तो एफआईज की सेलिंग। जैसे यहाँ पर हल्का सा आपको प्रेशर कम होता हुआ दिखेगा, बिकवाली का दबाव, बाजार ऊपर आ जाएंगे, तो एफआईज की सेलिंग ही सबसे बड़ा ट्रिगर है नीचे जाने के लिए। इसके अलावा ग्लोबल उतने खराब नहीं है, हम ग्लोबल से नहीं घट रहे हैं, अब हम सेलिंग से घट रहे हैं, और वो सेलिंग एफआईज की तरफ से। घरेलू फंड्स अपनी ताकत से अच्छा खरीद रहे हैं, पॉजिटिव है संकेत। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट थोड़ा सावधानी भरा है।
कल की रिकवरी के बाद थोड़ा मूड ठीक हुआ है, लेकिन किसका? खाली जिनके पास बैंक्स हैं। ऑटो, मेटल, ये आईटी तो खराब ही थे, निफ्टी खराब ही था, तो अभी भी सेंटिमेंट अच्छा नहीं, कोशिश सावधानी भरा है, ट्रेंड नेगेटिव है। बिल्कुल ठीक है, तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। बदलने के लिए अनिल जी ने आपको संकेतों का तो बता ही दिया, बट एटलीस्ट 2 पॉजिटिव संकेत हैं, ये अच्छी बात है आज के लिए। लेवल्स बड़े वाले 17,300, 17,350 तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। नीचे 17,175, 17,250 मजबूत खरीदारी की जगह है। ऊपर 17,450, 17,500 इस रेंज में जाकर हम रुकेंगे। पार करके निकले टिकट 500 के ऊपर तो 17,550, 17,625 स्ट्रॉन्ग सेल जो है इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग, लॉन्ग पोजीशन छोड़ना, बिकवाली करना, सब कुछ काम करना है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में खरीदना है और स्ट्रॉन्ग बिकवाली के जोन में आराम से आप शॉर्ट कॉल भी लीजिए, दोनों लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो गांव जितना गहरा होता है भरने में उतना ही टाइम लगता है। ऐसा एक दिन की रिकवरी से ऐसा वी शेप रिकवरी जैसा मामला दिख नहीं रहा। और वी शेप वाले इसलिए नहीं दिख रहा दीप कि वी शेप फॉल भी नहीं हुआ, फॉल भी प्यार से धीरे धीरे रोज हुआ है, इसलिए रुक रुक के ही चलेगा, रिकवरी भी रुक रुक कर आएगी। बैंक निफ्टी 39,900, 40,000 दिन के लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। इसके ठीक नीचे 39,600, 39,750 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आने पर खरीदारी आपको जरूर करनी चाहिए और शॉर्ट सारे काट लेने चाहिए, अगर आया तो। आएगा नहीं, अगर आया तो ऊपरी रेंज 40,500, 40,675 पहली रुकावट की जगह है। और अगर 40,700 के पार निकल कर टिके, वैसे संभावना कम है, नहीं के बराबर है आज के लिए, लेकिन फिर भी अगर हो जाए, यू नेवर नो, 40,875, 40,950 वो रेंज होगी जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली सब कुछ करनी चाहिए। ठीक है सर, डेटा थोड़ा समझाएं, पुट कॉल रेशियो और एफआईएस की पोजीशन क्या कह रही है सर? एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी 17% पर बेहद कंफर्टेबल है। डेटा यहीं पर एफआईएस के मैं आपके सामने रख दूं, 2,000 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। उनके सामने कम ऐसा देखना को मिलता है कि एफआईएस की बिकवाली से थोड़ा ही ज़्यादा सही, लेकिन लोकल फंड ज़्यादा खरीदते हो, तो 2,200 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है। अच्छी बात यह है दीप कि थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी एफआईएस की हुई 325 करोड़ की, और इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं थोड़े कम ही है, 750 करोड़ के, जो ज़्यादा नहीं कहे जाएंगे। तो एक कैश मार्केट की बिकवाली का मुकाबला लोकल फंड्स कर रहे हैं, दूसरा वायदा कारोबार में हल्का सा धीमा किया है बेचने का काम, और एटलीस्ट स्टॉक्स में तो खरीदा ही है, ये एक अच्छा संकेत। तो डेटा कल के शुक्रवार के मुकाबले में कल के डेटा एफआईएस के थोड़े से बेहतर हुए, नहीं थोड़े से कम खराब है, फर्क है दोनों में फर्क है, कम खराब है, बेहतर नहीं बोलेंगे, कम खराब है। चलिए अच्छा है। ओके, और इसके अलावा पुट कॉल रेशियो निफ्टी का तो कंफर्टेबल है और घट कर आया 0.72। बैंक निफ्टी का जरूर 1 के ऊपर निकला है, क्योंकि बैंक निफ्टी मजबूत था, 400 पॉइंट ऊपर था। विक्स 2% घटा है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी ठीक है, हाँ, ऐसा ओवरबोर्ड जैसा तो है नहीं होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, 1.04 तो कंफर्टेबल। ठीक है, क्या करना है फिर मौजूदा पोजीशंस पे? मौजूदा पोजीशन निफ्टी 17,250 या 17,300 जो इंट्राडे में, या तो कल के लोस पे स्टॉप लॉस रख लीजिए, 17,200 पे रख लीजिए। क्लोजिंग का स्टॉप लॉस हम 17,350 रखेंगे। बजट डे का लो तोड़कर अगर नीचे बंद होगा तो हम, अब आज अपने पास क्लोजिंग के लिए जगह कम है, 40-50 पॉइंट से ज़्यादा नीचे बंद हुआ जी, तो स्टॉप लॉस की ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, कुशन नहीं, और रखना पड़ेगा। मतलब वो तो डिसिप्लिन जरूरी है। इंट्राडे में जरूर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, कल के लोस का स्टॉप लॉस रख लें, 17,250 पे रख लें, आपकी मर्जी। और कोई अगर चाहे कि नहीं मैं तो कल की लो की क्लोजिंग लो तोड़ के बंद होगा तो नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, तो आप 17,300 का भी रख सकते हैं। तो थोड़ा सा 250 से 350 की रेंज में आप अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, छूट है। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस 39,900 है, इंट्राडे लेवल पर भी, क्लोजिंग बेसिस पर भी 400 पॉइंट दूर का है, इतना रखना ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत अपना एडजस्ट करें, कोई कम छोटा रखना चाहे तो 40,000 रख ले, और कोई ज़्यादा डीप रखना चाहे तो 39,750 भी रख सकता है, अपने हिसाब से देख ले। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन में 17,625 आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है। जिसको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 17,525 का भी रख सकता है, चाहे तो आप इंट्राडे 17,525 भी रख सकते हैं, क्लोजिंग 17,625 रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस है आपका 40,700 क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे में 40,550। इंट्राडे वाला आप हिलाकर 40,700 ला सकते हैं, क्लोजिंग वाला न हिलाए, क्लोजिंग 40,700 ही रखें, 40,700, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस 40,350 का था, ऑलमोस्ट कल वहीं बंद हुआ है। 300
बंद आपको दिखा रहा है 40,307, एडजस्ट होके नीचे आया है, अदरवाइज तो क्लोजिंग के वक्त तो 40,370 ही था जी। करेक्ट। तो इफेक्टिवली स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रिगर हुआ है, तो अगर आपका आज 40,700 के ऊपर बंद होता हुआ दिखता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, ये जरूर फॉलो करना चाहिए, और कुछ करें ना करें आप 40,700 के ऊपर की क्लोजिंग पर बैंक निफ्टी से शॉर्ट पोजीशन से निकल जाए, फिर ट्रेंड बदल जाए, मतलब फिर हाँ मतलब नियर टर्म बॉटम, नियर टर्म फिर आपने 39,600 जो बनाया है वो नहीं टूटेगा। समझ गया। वैसे ज्यादा दूर नहीं है सर, 40,300 से 40,700। हाँ 400 पॉइंट कल की जैसे मूव आ गई तो फिर 400 पॉइंट तो आजकल हमें बहुत ज्यादा लगने लगे थी, वो भी पढ़ ही बात नहीं है। पाते। कल भी देखो कितनी मेहनत की बैंक कितनी निफ्टी, मेहनत। कितनी बार नीचे आया, वापस ऊपर नीचे फिर भी हिम्मत कल कर- मौका दिया है बैंक निफ्टी और ने। आज भी देखो ऐसे पूरा 1 पॉइंट पूरा ऊपर 1 है। पॉइंट। ठीक है सर, नई पोजीशंस पे आते हैं। खरीद निफ्टी 17,300-350 की रेंज में अगर नीचे मौका मिले तो खरीद सकते हैं, और नहीं तो फिर 17,300 के नीचे का सूटेबल स्टॉप लॉस चाहे 250 का लगा दो, 275 का लगा दो, क्योंकि फ्लैट खुल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि 300-350 की रेंज में अगर एक मौका दे दे आपको बाजार, वहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। स्टॉप लॉस आपका 17,225 का होगा, थोड़ा सा दूर का दे रहा हूँ जानबूझ के, वहीं पर लगाएं। और टारगेट जो बनेंगे दीप 17,400, 425 और 450, 3 छोटे टारगेट है 400, 450 की रेंज, और 3 बड़े टारगेट 500, 525, 550 का 3 मीडियम टारगेट, और 17,600 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ठीक है सर। अब आइए बेचने की राय। बेचने की 17,500 से मूड बनाना शुरू करें, माहौल देखें, और डाउ फ्यूचर ज़्यादा मजबूत ना दिखे, बाकी सब ठीक ठाक है। बैंक निफ्टी भी चलो जितना जोश कल दिखाया उतना आज नहीं दिखा रहा है, तो 17,500 से धुलाई शुरू करें। नहीं तो 17,550, 17,600 तो बढ़िया रेंज है है ये ही। धोने के लिए, तो वहां पर जरूर बिकवाली करनी चाहिए। 17,650 का छोटा सा स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेंगे 17,425, 17,450, 425, 400, 3 छोटे टारगेट, 350, 300 बस बड़े टारगेट, इतने ही। ठीक है, बैंक निफ्टी पे फिर आते हैं। खरीदना है बैंक निफ्टी, और खरीदने के लिए जो बढ़िया जगह है बैंक निफ्टी 39,825 से 40,000 की रेंज में। बेसिकली 39,750, 825, 39,900, 40,000, 4-5 जगह ऐसी बन रही ना, इनमें कहीं न कहीं जाकर सपोर्ट लेगा। सो आपको 2-3 टुकड़ों में लेना है, एक नहीं 2-3 टुकड़ों में लेना है बैंक निफ्टी। 2-3 40,000 से मूड बना लें। अब बहुत एग्रेसिव है तो 40,125 भी सोच सकते हैं, और वो भी यहाँ से करीबन 200 पॉइंट दूर है। तो बहुत एग्रेसिव वहाँ भी सोच सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी का भरोसा नहीं है, और एक दिन की रिकवरी में हम ज़्यादा कूदते नहीं है। लेना है नीचे में, टुकड़ों टुकड़ों में लीजिए आराम से। स्टॉप लॉस 39,750 का लगाइए। टारगेट 40,125, 40,300 2 छोटे टारगेट, 40,350, 40,500 2 मीडियम टारगेट, बस 4 ही टारगेट रखें, ज़्यादा रखे नहीं है दीप आपके लिए बस। इसकी वजह ये है कि एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजी अलग से है। इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजी है कि आप 40,000 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी, ठीक है। बैंक निफ्टी में, और टारगेट पहला 40,500 का बनेगा। अब टारगेट आपको अच्छे लेंगे, 40,575, 675 2 मीडियम टारगेट, 40,875, 40,950 के फाइनल टारगेट के लिए। Got it. अगर 40,000 के ऊपर बने रहते हैं तो 41,000 तक का रास्ता खुलता है, और 40,700 के ऊपर अगर आज बंद हो गए तो कहना ही क्या। वाह वाह। अब आइए बेचने की बात। बेचने के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो जगह है बेचने की, वो है 40,500 से 40,700 की। वैसे 2 तरीके से बेच सकते हैं, एक तो ये रेंज परफेक्ट है, 40,500, 40,700 में एक चांस ले लीजिए, 40,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पर भी 3 टुकड़ों में बेचना है, 500, 575, 675, 700 के आसपास 3 टुकड़ों में बेचिए। 40,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो बनेगा 40,375 और 40,300 2 छोटे टारगेट, 40,125 और 40,000 2 मीडियम टारगेट, 39,900, 39,825 बड़े टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। दूसरा तरीका यह कि जिनको आराम से बेचना है दीप, वो 40,875 से 40,950 की रेंज का इंतजार करें। अगर वहाँ आ जाए तो बेचे, जो कि काफ़ी दूर है। तो मेरे ख्याल से एक चांस यहीं पर आप ले सकते हैं बेचने का, कर देना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, ओके। तो सारी स्ट्रैटेजी अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में आज खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कर हैं? 17,400 एक ही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके आसपास आप बंद हुए, मेक और ब्रेक लेवल ये 17,400 के पुट पर टोटल मिलाकर है 63 लाख शेयर, और 17,400 के कॉल्स पर कल 63 लाख शेयर ही जुड़े नए, यानी कि जितने पुट राइटर खड़े हैं उतने कॉल राइटर कल तैयार हुए हैं, और 75 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर भी है। तो 17,400 मेक और ब्रेक लेवल है। अगर पार करके टिके हम, ऊपर में 17,500 रुकावट की का काम करेगा, जहाँ 80 लाख शेयर है। तो 17,400 से 17,500 की रेंज को पार करके टिकना
थोड़ा चैलेंज तो होगा, challenge होगा। लेकिन 500 तक जाने की जगह बन सकती है। उसके ऊपर की विजिबिलिटी अभी डेटा में नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है दीप, और वो है 40,000, जहाँ से 300 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी ने कंफर्ट बहुत ले लिया कल। 40,000 के पुट पर 36 लाख शेयर है, कॉल्स में 22 लाख शेयर है, और ये लेवल आसानी से आपका टूटने वाला है नहीं। हल्की फुल्की रिकॉर्ड 40,500 के आसपास है, बस ये लेवल है। बैंक निफ्टी के डेटा थोड़े कम है, कल बढ़े जरूर है, बढ़ने में बैंक निफ्टी लोगों से खरीदा नहीं गया, बल्कि जिसका जो भाव आता जा रहा है वो एग्जिट करने में ज़्यादा विश्वास करे कि देते जाओ। बड़ी मुश्किल से जान छूटी है, ऐसी वाली फीलिंग ज़्यादा है। वो हो सकता है आज। हाँ, लोगों में फीलिंग वो ज़्यादा है। तो चलिए, ये है आपके लिए सारे लेवल्स आज की। स्टॉक ऑफ द डे देना चाहता था, लेकिन मैं बहुत श्योर नहीं हूँ रेन इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स के लिए। एफएनओ में भी है, साल दर साल नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, तिमाही दर तिमाही नंबर्स खराब दिख रहे हैं। तो आई डोंट नो स्टॉक कैसा रिएक्शन देगा। कल तो नीचे बंद हुआ था। अब वैसे तो रिजल्ट अभी तो ऐसा आई डोंट नो कुछ बहुत अच्छा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ऊपर खुला तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, नीचे खुला तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, यही होगा। हाँ, तो इसलिए जैसा खुलेगा उस वक्त देखेंगे। तो दोनों तरीके से, अगर आपको खराब समझना है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखिए, अच्छा समझना है साल दर साल देखिए। ठीक है, अंडरस्टूड। तो चलिए समझते हैं नंबर्स को, थोड़ी डिटेल्स लीजिए रेन इंडस्ट्रीज पर। बाकी नंबर्स भी आए कुछ, और साथ ही खबरें और ब्रोकरेजेस भी आज की। नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे जो आपके पास हैं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया का जो क्वार्टर 3 का जीडीपी डेटा है वो आने वाला है, तो उस पर बाजार की नज़र रहेगी। साथ ही साथ MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स जो है वहाँ उसका आज रिव्यू है, क्लोजिंग के बाद से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। 2 स्टॉक इस इंडेक्स से बाहर जाने वाले, अंदर आने वाले CG पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा, तक दोनों स्टॉक की एंट्री होगी ग्लोबल स्टैंडर्ड में। और जो बाहर जाएगा वो स्टॉक है बायोकॉन, तो ये नज़र रखेंगे इन सारे स्टॉक्स पे। इसके अलावा जो वेटेज है जहाँ पे कम होने वाला है, अदानी एंटरप्राइजेज, HCL टेक, JSPL, श्रीराम फाइनेंस और ACC कुछ स्टॉक है जिनका वेटेज कम होगा। और जहाँ पे वेटेज बढ़ने वाला है, जहाँ पे इनफ्लो दिखेगा, उनकी लिस्ट में है रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, ICICI बैंक, इन्फोसिस और TCS जैसे कुछ स्टॉक है जो वेटेज बढ़ने के चलते आज फोकस में रहेंगे। RHI मैग्नेस्टा जहां पे प्रेफरेंशियल बेसिस पर अलॉटमेंट किए गए हैं 3.25 करोड़ शेयर्स, उसकी आज लिस्टिंग हो जाएगी, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। टाटा टेली सर्विसेज जहां पे जो प्राइस बैंड है वो 10% से घटा के 5% कर दिया गया है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। ग्लोबल के चलते USA जहां से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा है फरवरी के महीने का वो आते दिखेगा, तो मैक्रो लेवल पे इंपॉर्टेंट है, तो ये इस पे भी बाजार की नज़र रहने वाली है। रिजल्ट्स बचे कुछ नतीजे जब आने लगे, जो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं उनके नतीजे आते दिखे। रेन इंडस्ट्रीज जहाँ पे जो लास्ट क्वार्टर है कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, तो अंतिम तिमाही के नतीजे जहाँ पे आप YOY बेसिस पे नंबर्स अच्छे लगेंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछली तिमाही से कंपेयर करेंगे तो थोड़े से कमज़ोर है। YOY बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू में 36% की ग्रोथ है, इस बार कंपनी ने 90 करोड़ का मुनाफा किया। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखेंगे तो आय में 2% की वीकनेस आपको नजर आएगी। कैश दे फॉर्सेको इंडिया जहाँ पे क्वार्टर 4 के ही नतीजे कैलेंडर फॉलो करती है कंपनी, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। आय में करीबन 21% की ग्रोथ आपको दिखेगी। कामकाजी मुनाफा देखें तो 55% की रिकवरी आपको यहाँ भी नजर आएगी। मार्जिन काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट हुए, 13.5% से बढ़कर 17% आपको दिखेंगे, और जो मुनाफा है वो भी 51% से इस बार बढ़कर आया। स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है, टोटल डिविडेंड 40 रुपये का, जिसमें से स्पेशल डिविडेंड 15 रुपये के आसपास का है। विनिसिस इंडिया जहाँ पे भी क्वार्टर 4 के नतीजा है, कैलेंडर ईयर फॉलो करती है कंपनी, और नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आय देखे तो 35% की ग्रोथ नजर आएगी। कामकाजी मुनाफा डबल होकर आया, 20 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़, और जो मार्जिन है वो भी 8% से इम्प्रूव होकर 11% के आसपास आए, और कंपनी ने 8.25 रुपये का डिविडेंड भी दिया, तो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके, तो नतीजे हैं कुछ कैश के, ऑफ कोर्स रेन इंडस्ट्रीज जहाँ पर हमारा फोकस है ही। आइए अरमान से भी जानते हैं आज की कुछ और खबरें। मॉर्निंग अरमान, बताइए। जी, खबरों में सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो स्टॉक है वो F&O से बाहर नहीं होगा। आज ही से अगर आप देखेंगे मई 2023 के लिए जो F&O कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उपलब्ध होंगे, क्योंकि अब जो कंपनी है IBC फ्रेमवर्क से बाहर हो जाएगी। NHPC की बात करें, हालांकि ये जो अगर आप देखेंगे ये खबर इंटीमेट जो 2019 में भी आया था, पर वहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है उसकी लागत जो 28,000 करोड़ के आसपास की थी वो अब बढ़कर लगभग 32,000 करोड़ के आसपास हो गई है। लगभग 2880 मेगावाट का एक दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए इनको निवेश के लिए जो है वो मंजूरी मिलती हुई दिखी है। SBI कार्ड और पेमेंट्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट के साथ अगर आप बात करेंगे
पेमेंट के लिए करार किया है, और ये जो करार किया है ये डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन जो है उसके लिए करार किया गया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस और जीआईसी पर फोकस रखिएगा, क्योंकि 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की कैपिटल ज़रूरतों पर सरकार जो है असेसमेंट कर रही है, और बताया जा रहा है कि हो सकता है लगभग 3000 करोड़ का जो है यहाँ पर कैपिटल जो है सरकार टाल सकती है। टांडा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर ये जो खबर थी कि ये जो फिशिंग के लिए जो ये प्लेटफॉर्म है उसकी खबर पहले ही उन्होंने दे चुके थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो 27 तारीख को जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो अब वो जो है एंटी फिशिंग सुरक्षा प्लेटफॉर्म जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। उसी के साथ साथ अंत में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके जो एमडी हैं मेहुल जॉनसन साहब हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है और निजी कारणों के चलते जो है वो इस्तीफा देते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए सारी खबरें आपको आती हुई दिख रही हैं। इंडिया बुल रियल एस्टेट 2 दिन काफ़ी दौड़ा है, देखते हैं आज इस खबर पर कैसा रिएक्शन इस काउंटर पर आएगा। ब्रोकरेजेस, इनका क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु, आज बहुत कम रिपोर्ट्स है मेरे पास। सबसे पहले आप देखिए बजाज ऑटो, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 4449 रुपये के लक्ष्य के लिए, 3640 की क्लोजिंग है। कल स्टॉक में काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली। इसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने अपने व्यू को जो है रिआइटरेट किया है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर भी आपको रखना है फोकस, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली मान रही कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी ग्रोथ और अच्छे कैश रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 5099 रुपये के लक्ष्य के लिए, 4421 की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज भी सहमत है, क्योंकि खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 4965 रुपये के लक्ष्य के लिए, और मान रहे कि वैल्यूएशन का भी जो है यहाँ पर कंफर्ट है, तो खरीदारी करनी चाहिए। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 4915 रुपये का लक्ष्य दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, नौमेरा खरीदारी किराए दे रहे हैं 2850 रुपये के लक्ष्य के लिए। एबी फैशन यहाँ पर रखनी है आपको खास नज़र, क्योंकि सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, और जो लक्ष्य है वो 405 से घटाकर 347 कर दिया। हालांकि लक्ष्य घटाने के बाद भी देखें तो करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ऊंचा लक्ष्य है, क्योंकि 231 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि ओवरऑल अगर आप देखें तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में अपने वैल्यूएशन जो मल्टीपल्स है इसे कट कर रहे हैं, इसके चलते टारगेट प्राइस भी इन्होंने घटाया है। विप्रो, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 390 की क्लोजिंग, 375 का लक्ष्य। और अंत में एल&टी, जहाँ पर नौमेरा का भरोसा बना हुआ है, खरीदारी किराए को बरकरार रखें 2540 रुपये के लक्ष्य के लिए, 2114 की क्लोजिंग है। ओके, रिपोर्ट्स भी कम हो गई, कमी आई एक पेज रिपोर्ट है। एक पेज की रिपोर्ट। चलिए बढ़िया है, एक्शन कम है थोड़ा, लेकिन इसी एक्शन को बढ़ाते आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। मंगलवार की सुबह वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर, आप बताएं। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है पावर ग्रिड। सारे पीएसयू स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, और पावर ग्रिड ने कल एक ब्रेकआउट दिया, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया। थोड़ा सा ओवर हीटेड है, थोड़ा सा नीचे में मिल जाए 216 217 के अराउंड तो अच्छे स्तर है। 214 214 का लगाना है स्टॉप लॉस, 229 230 229 230 के लक्ष्य के लिए पावर ग्रिड है पिक ऑफ द डे। पावर ग्रिड में करें खरीदारी, ये पावरफुल स्टॉक आपको दिखा सकता है भरपूर एक्शन। थोड़ा नीचे मिले बाजार के मूड माहौल के हिसाब से तो और भी अच्छा। कल एंटी स्पेसी और पावर ग्रिड दोनों ही मजबूती के साथ आपको एक्शन में नजर आया। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, खरीदारी का आइडिया रहेगा टेक महिंद्रा में। यहाँ पर हमने देखा था कि पिछली सीरीज में एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आया था 1105 1110 के लेवल के ऊपर, और एक अच्छे मूव के बाद वापस से स्टॉक उन्हीं लेवल्स को जो नई सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो लेवल उसको रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है टेक महिंद्रा में यहाँ से वापस खरीदारी करके चला जा सकता है। कल 1118 रुपए के आसपास की फ्यूचर्स में क्लोजिंग है। यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 1105 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 1150 रुपए तक के टारगेट टेक महिंद्रा में, और ये मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे। के ये है आपके लिए राय खरीदारी की टेक महिंद्रा में। आइए अविनाश जी का भी किया जाए स्वागत। अविनाश जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। देखिए मेरा पसंदीदा शेयर ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा है। मैं अभी हिमांशु जी को सुन रहा था कि उन्होंने टेक महिंद्रा रिकमेंड किया। टेक महिंद्रा अगर इनडायरेक्टली अच्छा करता है तो ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड एंटिटी महिंद्रा को भी डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टेक महिंद्रा इनकी सब्सिडरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनिल जी, ऑटो में इनके पास कम से कम 2 साल की ऑर्डर बुक है,
और मुझे नहीं लग रहा है कि इनको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तो कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़े से नरम हो रहे हैं, तो इसका भी फायदा मिलेगा। नियर टर्म में थोड़े चैलेंजेस है, क्योंकि आज मौसम विभाग से थोड़ा सा वेदर फोरकास्ट आने वाला है। लोगों का मानना है कि एल निनो फैक्टर प्ले आउट हो सकता है। मैं अभी भी कहूंगा कि ये फैक्टर प्ले आउट भी होता है तो भी महिंद्रा काफी वेल पोजिशनड है। सबसे बड़ी बात, ऑटो बिजनेस बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, प्लस डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इनकी जो कंसोलिडेटेड एंटिटी है वो उनको काफी हद तक इस इवेंट से थोड़ा बहुत बचा लेगी। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा स्टॉक गिरता भी है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। मुझे लग रहा है कि किसी के पास अगर 12-15 महीने का टाइम फ्रेम है तो मैं समझता हूं कि अभी भी 1475-1500 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। अच्छी कंपनी है और खराब कोई भी इवेंट अगर आता है तो इसको झेलने के लिए कंपनी के पास काफी अच्छी कैपेसिटी है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदारी करने की अविनाश जी की तरफ से 1500 रुपए का रखें आप लक्ष्य। आइए स्वागत किया जाए कुणाल जी का भी। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और अभी बंसल जी को सुन रहा था, पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो अनिल जी उसी से मेल खाता हुआ शेयर है, स्टॉक का नाम है NTPC, जिस पर लगातार हम लोग खरीदारी की राय दे रहे हैं। और इसमें अनिल जी 172 के ऊपर कल के ट्रेड में हमने एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा है, तो मुझे लगता है कि 180 182 तक स्टॉक जाना चाहिए। 171 171 के स्टॉप लॉस से NTPC में खरीदारी करें। 176 और दूसरा टारगेट 179 का, तो 179 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय है NTPC और पावर ग्रिड दोनों ही स्टॉक आ चुके हैं बाइंग लिस्ट में, कल के स्टार परफॉर्मर कहे जा सकते हैं एक तरह से। सुमित जी का स्वागत है। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है HAL, हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव साइड का बन रहा है। HAL यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। जिन्होंने HAL में पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। HAL यहां से और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। कोई भी डिप आता है इंट्राडे में तो उसमें खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है 25-25 का बन रहा है, तो नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाया 25-25 का। ऊपर में जो टारगेट बनेगा पहला वो 26-25 का और दूसरा टारगेट 26-50 का। तो HAL में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 25-25 के स्टॉप लॉस से 26-25 26-50 के टारगेट्स के लिए। तो ये आपके लिए HAL कल क्लोजिंग में हमने एक स्पाइक भी आते हुए देखा था और आज सुमित जी का कन्विक्शन भी है, इस काउंटर में खरीदारी आप करके चल सकते हैं। बट पावर स्टॉक्स ये जो दोबारा फोकस में आ रहे हैं, जरा अविनाश जी से भी पूछा जाए। अविनाश जी, कोई नया ट्रिगर दिख रहा है जो ये सारे पावर स्टॉक्स आ गए? आज NHPC भी फोकस में, उसकी भी बात करेंगे। CG पावर में भी MSCI इंक्लूजन है तो उसका एक्शन आज आ सकता है, बट वापस पावर में ऐसा फोकस, कोई वजह सर? देखिए, वजह तो एक ही है कि जिस प्रकार से अभी इंडस्ट्रियल और रिटेल डिमांड बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी ये मान के चला है कि डिमांड समर मंथ्स में अभी काफ़ी बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली जो पहले जो थ्रूपुट था उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है। और ऑब्वियसली देखिए, पावर एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे खपत बहुत जल्दी होती है और ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन अगर बढ़ती है तो उससे आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो मुझे लग रहा है कि यही का इनडायरेक्ट सिग्नल्स है कि आने वाले क्वार्टर्स में आपको डेफिनेटली पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली पावर जनरेटर्स को फायदा होना चाहिए। स्पेशली जो जनरेटिंग कंपनीज है जैसे कि टाटा पावर है, टोरेंट पावर है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली निवेश के मौके हो सकते हैं। सरकारी में NTPC डेफिनेटली भी चलेगा क्योंकि इनकी भी बहुत बड़ी जनरेटिंग कैपेसिटी है। तो पावर जनरेटिंग दीपांशु विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म थीम एटलीस्ट आने वाले 6 से 12 महीने के लिए। कोई स्टॉक इन पर्टिकुलर जो आपके रेडार पर हो सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, पावर जनरेशन में हमको टाटा पावर और NTPC पसंद है। हमको लग रहा है ये बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है, इनकी ज्योग्राफिकल रीच भी काफ़ी बड़ी है, तो डेफिनेटली इसमें खरीदने के मौके बनेंगे। आई मीन इनफैक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स अगर किसी को पोर्टफोलियो भी बनाना है तो मेरे ख्याल से NTPC और टाटा पावर, ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये है आपके लिए पावर काउंटर्स, NTPC, टाटा पावर, दो स्टॉक्स जो अविनाश जी को पसंद है। दो और स्टॉक्स जिसकी बात करनी, एक बार चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए। NHPC, जरा सुमित जी आप इस पर अपनी राय दें। अरुणाचल प्रदेश में इनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें 31,900 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। हालांकि ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट 2019 में इन्होंने अनाउंस कर दिया था, तब 28,000 करोड़ का था। अब थोड़ी एक्सटेंडेड कॉस्ट के साथ इसे मंजूरी मिली है। जरा एक बार चार्ट देखें सर NHPC के। दिवाजू, स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि लंबा नजरिया रख के काम करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक को वैसे भी अगर आप देखोगे तो बहुत लोअर लेवल से हम कंटिन्यूसली रेकमेंड भी करते हुए आ रहे हैं। अब पिछले 1 महीने के अंदर स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है
और स्टॉक नीचे सपोर्ट के पास आ चुका है, जो कि 35 से 36 रुपए के पास इसका सपोर्ट बनेगा। तो अगर कोई भी ऐसा डिप मिलता है आने वाले दिनों में तो इसमें खरीदारी करना है, पेशेंटली स्टॉक को होल्ड करना है और 3 से 6 महीने का व्यू लेके काम करना है। ऊपर में एक बार 40 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर स्टॉक में मोमेंटम आएगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, जिसमें 44 से 45 रुपए तक के लेवल एनएचपीसी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करे, डिप आएगा तो उस पर खरीदारी करे। 40 के बाद 44 से 45 तक का मूव आने वाले समय में एनएचपीसी में देखने को मिलेगा। एचपीसी जिस पर आपको रखनी है नजर, सीजी पावर, एक बार इस पर भी फोकस कर लें। हिमांशु जी जरा एक बार चार्ट्स पर राय दे दें, क्योंकि एमएससीआई में इंक्लूजन है, आज क्लोजिंग के बाद से हो जाएगा तो शायद सेकंड हाफ में थोड़ा एक्शन देखे। कल तो डेज लो पर बंद हुआ था, बट सीजी पावर का चार्ट एक बार हिमांशु जी बताएं। दीप, थोड़ा माफी चाहूंगा, थोड़ा कुछ विंडोज अपडेट स्टार्ट हो गया तो शायद मुझे 5 मिनट लगे। ओके, कोई बात नहीं सर, बट सीजी पावर पर भी आपको रखनी है नजर। ये भी आज जो आपको रेडार पर रखना है, क्योंकि एमएससीआई बाइंग यहाँ पर आ सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें भी एमएससीआई बाइंग आएगी। और बंसल जी कल तो काफी एक्टिव भी था ट्रेड में, वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स में शामिल था, ऑलमोस्ट 3% ऊपर हुआ। आज फॉलो ऑन एक्शन एक्सपेक्ट करें इसमें? दिवांशु, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया, मेरे ध्यान सीजी पावर में था, मैंने स्क्रीन पे सीजी पावर लगाया था। कौन सा स्टॉक दिपांशु आपने पूछा? नहीं तो आप सीजी पावर के बताओ, आप तो सीजी पावर के बताओ फिर कंफर्म। देखो मत, बिना देखे बताओ तो कंफर्म हो कि सीजी पावर पे ध्यान था कहीं और था। नहीं अनिल जी, सीजी पावर पे ध्यान था। 305 नीचे में अनिल जी अहम सपोर्ट है, बट सीजी पावर में अनिल जी कुछ नहीं करना है। और बैंक ऑफ बड़ौदा अनिल जी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, वर्थ रिस्क टेकिंग लगता है। 154 नीचे में अनिल जी एक अच्छा बेस है, 154 नीचे में एक अच्छा बेस है, हल्की फुल्की करेक्शन पे लेना चाहिए और ऊपर में 163 165 तक जाने का अनिल जी दमखम रखता है। और कुछ दिनों पहले अनिल जी वो आपने कुछ एक एक्सरसाइज दी थी, तो हिमांशु मुझे रिमाइंड करने की बजाय ऑन एयर रिमाइंड करा रहे थे, तो हिमांशु को ऑन एयर हिदायत है, ये विंडोज के अपडेट वगैरह 3:30 के बाद करा करें या 8:53 पे करा करें, तब आपको 10 मिनट की विंडो मिलती है। तो मेरे से आप टाइमिंग पूछ ले कब कब आपको फ्रूट खाने कब कब विंडो मिलती है। शो शुरू होते ही जब तक वो मार्केट खुलता नहीं है ना, तब तक हेक्टिक होता है, कभी भी किसी पर भी सवाल आ सकता है। तो ये विंडोज वगैरह का अपडेट आपके हाथ में मौका मिल गया, पोस्टपोन करें। बहुत छोटा सा था, हो गया। ये बढ़िया है। वो सबसे बड़ी बात है कि फ्रूट्स खाने से लेके चाय पीने तक का टाइम एकदम फिक्स है। हाँ, अभी इसको ये जो फिक्स कर रखा है इसको तोड़ना है। अब हमारा टारगेट अब आएगा। अब पता चला हमें क्या करना है। सीक्रेट आ गया। अब पता चल गया जी, बिल्कुल। पर चलिए, एमएससीआई रीबैलेंसिंग है तो ये सारे काउंटर्स आपके रेडार पर रहेंगे। बायोकॉन, इस पर भी रखिएगा नजर, ये बाहर जा रहा है। एनीवेज चार्ट में तो हमने कमजोरी बनी देखी है, बट चार्ट चेक लिया जाए एक रेन इंडस्ट्रीज पर, जिसकी अभी बात भी चल रही थी। कुणाल जी, रेन इंडस्ट्रीज देखें सर, और फिर अविनाश जी आपकी भी राय एक बार ले लूंगा। तिमाही दर तिमाही नतीजे वीक है, बट साल दर साल अच्छे आए हैं। चार्ट्स क्या कहती है सर रेन इंडस्ट्रीज के? देखिए दीपांशु, चार्ट भी वीक है और हमने देखा कि स्टॉक के लिए 160 रुपए के आसपास एक सपोर्ट था। कुछ समय से स्टॉक उस लेवल को होल्ड कर रहा था, लेकिन फिर 160 के अब ये नीचे डिसाइडेडली ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कमजोरी इसमें जारी रहेगी और हो सकता है कि स्टॉक एक बार के लिए 145 तक भी नीचे फिसल जाए। 145 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नीचे के लेवल्स पर अगर ये मिलता है, 145 के आसपास मिल जाए, तो वहां पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है स्टॉक से दूर रहना बेहतर है। तो ये है आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज, फिलहाल दूर रहिए। अविनाश जी, आपकी कोई राय जहां तक नतीजों का सवाल है? देखिए, मुझे लग रहा है कि सीक्वेंशियली अगर हम देखें तो नंबर्स इतने कोई बड़े इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात, इनका जो प्रोडक्ट है कैल्साइन पेट्रोलियम कोक, ये ज्यादातर एल्यूमिनियम सेक्टर के लिए जाता है। मेरे ख्याल से आई थिंक एक आध क्वार्टर और मैं नंबर्स का इंतजार करूंगा किस प्रकार से सस्टेनेबिलिटी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ग्लोबली एल्यूमिनियम के प्राइसेस थोड़े से वीक चल रहे हैं। अभी भी कोई बड़ा इंप्रूवमेंट एल्यूमिनियम के प्राइसेस में दिख नहीं रहा है। और अगर एल्यूमिनियम मार्केट थोड़ा सा ठंडा रहता है तो डेफिनेटली सीपीसी मार्केट को भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो आई वुड प्रेफर टू होल्ड। फ्रेश खरीदारी दीपांशु मैं थोड़े से वक्त के बाद देखूंगा, अगले क्वार्टर के नंबर आने के बाद वी कैन टेक अ फ्रेश रिव्यू। लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करें। अगर आपके पास है तो होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है, बट अगर नहीं है तो फिर थोड़ा फ्रेश व्यू आने का इंतजार करें। ये है आपके लिए राय रेन इंडस्ट्री। देखते हैं आज नतीजों पर रिएक्शन इस काउंटर पर बनेगा भी। एसबीआई कार्ड्स, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन आ सकता है। क्रेड के जरिए पेमेंट के लिए इन्होंने करार किया है डिजिटल पेमेंट सोल्यूशंस का।
इन्होंने करार किया, तो एक डेवलपमेंट है एसबीआई कार्ड्स के लिए। कुणाल जी, वैसे कुछ ज़्यादा खास करा नहीं है काउंटर ने, 750 का लेवल। क्या व्यू है एसबीआई कार्ड्स के चार्ट पर सर? देखिए दीपांशु, हालांकि स्टॉक के चार्ट्स को अगर आप देखें तो लोअर पिक्स की एक श्रृंखला दिखती है, कमजोर स्टॉक है, बहुत समय से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 700 रुपए के आसपास स्टॉक को एक बड़ा सपोर्ट हासिल है, और हमने देखा है कि पिछले कई दिनों में 700 रुपए के लेवल्स को स्टॉक ने वायलेट नहीं किया। मुझे लगता है कि अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के लंबे समय के निवेशक हैं तो मौजूदा स्तरों पर गिरावट में इसको एक्यूमुलेट करके चले। 700 को अगर ये स्टॉक कुछ समय और होल्ड कर लेता है तो इसमें वापस से आपको 900 1000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। डाउनसाइड रिस्क मुझे कम लगता है और अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा, तो गिरावट में इसमें मध्यम से लंबी अवधि के इरादे से खरीदारी करें। तो ये है आपके लिए एसबीआई कार्ड्स। देखते हैं किसी परफॉर्मेंस आती है। आई थिंक हिमांशु जी का भी इस पर कोई व्यू है। हिमांशु जी बताएं सर। दीप, मुझे एक्चुअली आपसे एक बात पूछनी है, क्या आप क्रेडिट यूज करते हैं? नहीं सर, मैं तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं यूज करता। एक मिनट, दीप ने भी आप सब लोगों के सामने बोला है कि क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं। सुना आप सब ने, सुना है ना? ऐसी अच्छी सैलरी होनी चाहिए आदमी की कि क्रेडिट कार्ड यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, अब सवाल पूछिए। जी कुणाल जी बोलिए। अनिल जी, अनिल जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि इतनी अच्छी सैलरी हो कि क्रेडिट कार्ड मिल ही ना रहा हो। अनिल जी दूसरा पॉइंट है। बहुत ही बढ़िया। जी बंसल जी। अनिल जी, दीप इज ओनली मतलब कि सिंगल इन दिस फ्रेम। अनिल जी, मतलब कि अभी दीप को जरूरत नहीं है अनिल जी क्रेडिट की। लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे कुणाल जी, जिस तरह से मेरा नाम लेके बंसल जी कहाँ का एयरपोर्ट पे इधर उधर डिस्काउंट ले लेते हैं, ये सब करते हैं, आपको क्या लगता है 5 घंटा दीप मेरे साथ शो करता है, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा? तो आपकी जो पॉइंट बहुत अच्छा था लेकिन सही नहीं है, सही वही वाला है जो मैंने बोला है। जी माजू जी बताएं। तो अनिल जी, अभी जैसे दीप ने बताया कि एसबीआई कार्ड ने क्रेडिट के साथ टाई अप किया है, तो अनिल जी आप अक्सर ट्विटर पर पोल कराते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक पोल कराइए कि हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने क्रेडिट यूज करके कुछ जेन्युइनली काम की चीज मिली हो क्रेडिट के थ्रू पेमेंट करके। अच्छा, मैंने खुद ने भी यूज नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, लाखों कॉइन्स इकट्ठे हो चुके हैं लेकिन मुझे पता नहीं उनका करना क्या है। अच्छा ऐसा। ये तो इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे जरा रिसर्च करने की जरूरत है। मतलब उसमें क्या क्या सिस्टम क्या रहता है? पॉइंट मिलते हैं? हाँ, मतलब आप यूज करो, बिल पेमेंट के लिए यूज करो तो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, फिर उसका क्यों? जी बंसल जी बोलिए। अनिल जी, क्रेडिट कार्ड में अनिल जी जैसे जो कार्ड मैं यूज करता हूँ अनिल जी, उसमें बहुत बढ़िया कन्वर्जन मिलते हैं पॉइंट्स के। एक तो पीवीआर की टिकट, और अनिल जी ये पॉइंट्स सब कैश में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता है। और कैश में अनिल जी इतने पॉइंट जैसे इनके पड़े हुए हैं, तो अनिल जी जैसे हम कभी जी बिजनेस की टीम का गेट टुगेदर हो दिल्ली के अंदर, तो पूरा डिनर अनिल जी उस पॉइंट से स्पॉन्सर हो सकता है। तो हिमांशु आप निराश मत हो, पॉइंट्स को संभाल के रखें। जब अगली बार अनिल जी दिल्ली आएंगे तो डिनर करेंगे हम। निराश क्या, आप तो इनके पॉइंट ले लो, नंबर सब ले लो, इस्तेमाल करो। इनसे तो हो ही नहीं रहा। तो कोई तो करे, वेस्ट हो उससे बढ़िया आप करो। कर लो। चलिए बढ़िया है। तो ये एसबीआई कार्ड्स पर आपके लिए राय करें शुरुआत? नहीं अभी टाइम फर्स्ट। हाँ, थोड़ा टाइम और है सर। एक दो और काउंटर्स तब तक हम कवर कर लेते हैं। तानला प्लेटफॉर्म्स जो इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना था, पहले ही बता दिया था, वो आई थिंक कल शाम इन्होंने लॉन्च कर दिया है। वाइजली करके ये काउंटर है। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं सर आप तानला प्लेटफॉर्म्स? नहीं, इनफैक्ट दीपांशु, ये प्रोडक्ट का पोटेंशियल तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी समय से मैनेजमेंट इसके बारे में बात कर रहा था। मेरे ख्याल से देखिए, लॉन्च के बाद ये किस प्रकार से ट्रैक्शन का अचीव करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है तानला, तो ये प्रोडक्ट भी सक्सेसफुल होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कम से कम 1-2 क्वार्टर्स मार्केट इस प्रोडक्ट को क्लोजली वॉच करेगी। मैनेजमेंट का क्या व्यू पॉइंट है, क्या फीडबैक है, ये देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद मेरे ख्याल से प्योरली फ्रॉम दिस प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू कुछ री रेटिंग स्टॉक पे हो सकती है। तब तक के लिए मेरे ख्याल से इसमें जो उनका एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म बिजनेस है, वहां से मुझे लग रहा है कि रेवेन्यू फ्लो काफी स्टेडी है, तो वहां पे डेफिनेटली कोई दिक्कत आने की उम्मीद नहीं है। तो इन्वेस्टर शुड होल्ड ऑन। प्योरली इस न्यूज के कारण खरीदी करना ये शायद ठीक बात नहीं रहेगी।
तो चलिए टानला प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, बट कल सुमित जी एक स्पाइक जरूर आया था चार्ट में, जरा एक बार राय दें टानला 676 की क्लोजिंग कल की। दीपांशु, स्टॉक के अंदर कल एक मोमेंटम देखने को मिला है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस बैक बन सकता है, जिसके अंदर स्टॉक यहाँ से 680 का लेवल ऊपर में ब्रेक करता है 680 रुपए का, तो ये बाउंस बैक के अंदर स्टॉक में ऊपर में 750 रुपए तक के लेवल तालना में देखने को मिल सकते हैं। तो बाउंस बैक के लिए जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो लोग होल्ड कर सकते हैं। 660 रुपए का नीचे पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, 680 के ऊपर 700 750 रुपए तक के लेवल तालना में पुल बैक बाउंस बैक में देखने को मिल सकते हैं। तो तानला में आपको एक पुल बैक बाउंस बैक में ये 680 के लेवल्स, कुछ ज़्यादा अपसाइड यहाँ से और ज़्यादा खास दिखती नहीं है, बट देखते हैं आज कैसे ये काउंटर मूव करते हुए आपको दिखता है। फोसेको इंडिया, एक बार कुणाल जी इसका चार्ट देख लें। नतीजे आए थे, कैश का स्टॉक है, 20% आय बढ़ी है, 54% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन में एक्सपेंशन है और ओवरऑल मुनाफा भी 51% बढ़कर आया, साथ ही 40 रुपए का डिविडेंड भी इन्होंने दिया है। फोसेको इंडिया 2000 का लेवल कुणाल जी कल वैसे एंड ऑफ ट्रेड थोड़ा फिसला था। देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, ये अपने पीयर ग्रुप को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। एक कंजेशन मुझे 2200 रुपए के आसपास नजर आता है, तो अगर ये स्टॉक 2200 को पार कर जाता है तो इसमें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जिनके पास भी पोजीशन है मेरी बने रहने की राय है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है इस कमजोर बाजार में, तो 1900 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, और 2200 पार होता है तो स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए फोसेको पर राय आती है। तो जैन साहब की रेंज का स्टॉक है 2000 वाला और जेम्स की कैटेगरी वाला। आइए बढ़ते आगे, करते हैं शुरुआत फर्स्ट रेट के हेडलाइंस के साथ।